नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। भारतीय अवाम ताकत दल अपने भारतीय भाई बहनों अर्थात अपने देश की जनता अर्थात अपनी भारतीय अवाम से भारतीयता आधारित आपसी श्रद्धा, भारतीयता आधारित आपसी स्नेह, भारतीयता आधारित आपसी प्रेम, भारतीयता आधारित आपसी अखलाक मोहब्बत, भारतीयता आधारित आपसी सहयोग, भारतीयता आधारित आपसी सम्मान, भारतीयता आधारित आपसी एकता, भारतीयता आधारित आपसी भाईचारा तथा भारतीयता आधारित आपसी सद्भाव को समझने व उसे आत्मसात करके वैसा ही और उसी अनुसार आचरण एवं व्यवहार करने हेतु और इसके समस्त भारत में प्रचार प्रसार करने हेतु और इसकी अहमियत और महत्व को प्रत्येक देशवासी को समझाकर उसे अपनाते हुए वैसा ही और उसी अनुसार आचरण एवं व्यवहार करने हेतु और प्रत्येक देशवासी को अपना ही भारतीय भाई बहन मानकर, समझकर, अपनाकर उनके साथ वैसा ही और उसी अनुसार आचरण एवं व्यवहार करने हेतु सतत, सदैव और हमेशा अदब के साथ, आदर के साथ अर्ज करता है, विनती करता है। कल वही बात एक बार फिर भारतीय अवाम ताकत दल और मैं अपने आदरणीय भारतीय भाई बहनों से, अपने आदरणीय भारतीय अवाम से आग्रह हम करना चाहेंगे कि जब भी आप जो है भारतीय अवाम ताकत दल के राष्ट्रीय संगठन मंत्री से बात करते हैं तो अपना संपर्क नंबर जो है जरूर उनको नोट करा दें, ताकि वो बहुत ही काम का होगा, बहुत ही सहायक होगा। क्योंकि जब हम आपके क्षेत्र में आएंगे तो ये बहुत उपयोगी साबित होगा। उसी के सहारे हम और संपर्क बनाएंगे और आपके क्षेत्र में जो ये भारतीय एकता की और भारतीय माहौल की जो मुहिम चलानी है उसमें बहुत ही सहायक सिद्ध होगा। तो सहर्ष खुशी आगे बढ़ कर के उत्साह के साथ वो नंबर जरूर नोट करवाएं। दूसरा है कि यदि भारतीय अवाम ताकत दल जो संगठन है इसमें कोई जिम्मेदारी निभाना चाहते हैं, कोई किसी उत्तरदायित्व का निर्वहन करना चाहते हैं तो वो भी नोट करा दें। स्वयं या आपके कोई जानने वाले हो या आपके परिचय के हों या आपके रिश्तेदार हों या जो भी हो, उनका भी नंबर नोट करा दें। और तीसरा, यदि कोई उम्मीदवार खड़ा होना चाहते हैं भारतीय अवाम ताकत दल से और ये बहुत ही कम खर्चे वाला है, इसलिए कि इसमें कोई अनाप शनाप खर्चा है ही नहीं, तो मुश्किल से जो भी खर्चा जायज़ वाला होगा, मुनासिब वाला होगा, मुश्किल से 3-4 या 5 लाख में वो निपट जाएगा एक एमएलए का चुनाव। तो वो भी अपना दे सकते हैं। तो हम लोग जो है अपनी, चूँकि ये कैंडिडेटों के उम्मीदवारों के चुनाव के लिए एक समिति भी बनाए हुए, एक समिति है, एक और समिति बनानी है। तो फिर उसके बाद उसको जो हम लोग फाइनलाइज कर लेंगे तो घोषित कर देंगे और भारतीय अवाम ताकत दल का झंडा भी मिलेगा, बैनर भी मिलेगा, चुनाव चिन्ह भी मिलेगा और भारतीय अवाम ताकत दल अपने कार्यकर्ताओं के साथ, अपने साधनों के साथ, अपने गाड़ी घोड़ा के साथ वो बिल्कुल पूरी ताकत के साथ वो प्रचार करेगा और जितवाएगा भी, यहाँ तक है। और चूँकि जो लोग इसके भारतीय अवाम ताकत दल के टिकट से माने जो लड़ना चाहते हैं तो उनको भारतीय अवाम ताकत दल का सदस्य बनना पड़ेगा। तो सदस्यता शुल्क जो है मात्र जो है 11,000 है और इस 11,000 के अलावा एक भी पैसा इस दल को नहीं देना है और दल भी आपको एक पैसा नहीं देगा। दल स्वयं अपनी पूरी ताकत से जो भी उसका संसाधन है, कार्यकर्ताओं का, पदाधिकारियों का, जो उसके पास गाड़ी घोड़ा उससे पूरा प्रचार करेगा और आपके पास भी जो साधन है, आपके भी जो शुभचिंतक हैं उनके पास भी जो साधन है उससे जो प्रचार करें। किसी को एक पैसा लेना देना नहीं, पूरी मेहनत ईमानदारी का ये पूरा ये अभियान है और ये कोशिश और प्रयास है। और एक बात और, एमएलए या विधायक चुने जाने के बाद भी यानी भ्रष्टाचार या भ्रष्ट तरीकों पर ज़रा भी ख्याल नहीं लाना है। ये पहले से भारतीय अवाम ताकत दल बोल दे रहा है। चूँकि इस देश में एक शुद्धता का वातावरण
लाने की इसकी कोशिश है, तो जो लोग अपने इस ख्याल में कि हम विधायक बन करके हम जो है हाथ पांव मारेंगे, भ्रष्टाचार करेंगे, तो वो लोग जो है भारतीय जनता के दल का वो जो है वो विधायक बनने की न सोचें। उनके लिए और भी दल हैं जो उनको बना सकें, तो वो बसे। लेकिन विधायक बनने के बाद आपको वेतन मिलेगा, भत्ते मिलेंगे, परिश्रम करना होगा, एक साफ सुथरा माहौल का आनंद उठाना होगा, भ्रष्ट जिंदगी से, भ्रष्ट तरीकों से तौबा करना होगा। तो इस ख्याल से जो है जो उम्मीदवार भी आ सकते हैं। तो ये मोटा मोटी मैंने ये बताया जा रहा है। बाद में तो खैर जब आप लोगों के बीच में होंगे, आप लोगों के साथ होंगे, आप लोगों के सामने होंगे, और भी चीज़ें और साफ हो जाएंगी और स्पष्ट हो जाएंगी। इसी बीच में भारतीय जनता के दल से कोई सवाल कर सकता है कि साहब जो एमएलए का जो विकास का जो फंड होता है उससे तो भ्रष्टाचार होता है। जरूर आप कहते हैं, भारतीय जनता के दल की ये सरकार आई तो एमएलए फंड को भी समाप्त करेगी। वो भ्रष्टाचार का बहुत बड़ा वो एक जरिया है। मतलब भ्रष्ट की जिंदगी से जैसे काले अंग्रेजों जो ये राजनीतिक पार्टियां हैं उनसे निजात पानी है। भ्रष्ट जीवन से, भ्रष्ट तरीकों से, भ्रष्ट माहौल से भी निजात पाना है। तो ये भारतीय जनता दल की सरकार, मतलब ये शुरुआत होती है मान लीजिए उत्तर प्रदेश से, तो जो एमएलए फंड है वो जो कि भ्रष्टाचार का बहुत बड़ा केंद्र, माने बहुत बड़ा स्रोत बना हुआ है, उसको जड़ से समाप्त करेगी। और केंद्र की सत्ता में आती है तो जो एमपी वाला जो एमपी लैड फंड को उसको भी समाप्त करेगी। ये सब जो है वो भ्रष्टाचार के केंद्र हैं। तो इसलिए इस ख्याल से जो है जो हाथ पांव मारने वाले हैं अभी वो भारतीय जनता दल के वो उम्मीदवार न बने, बल्कि वो दूर रहें। तो यह है। लेकिन आवाम के लिए बहुत ज़रूरी है कि एक साफ़ सुथरा माने व्यवहार, साफ़ सुथरा जो है माने कि राजनीतिक व्यवहार जो जिसकी इस देश में बहुत ज़रूरत है, उसको लाने की ये भारतीय जनता दल की कोशिश रहेगी। तो आगे बढ़ते हैं। तो ये जानकर के कुछ सुखद समाचार साझा करते हैं। जो जातिवाद के आधार पर राजनीति करते हैं, जातियों में भी उपजातियाँ, यानी देश को, भारतीय समाज को और टुकड़ों में उन जालों में फंसे हुए हमारे भारतीय भाई बहन अब उस जाल से निकलना चाहते हैं। अपने असली अस्मिता जो भारतीयता है उसको महसूस करके बाहर निकलना चाहते हैं। कैसे लोगों के जाल से? ओम प्रकाश राजभर जैसे लोगों के जाल से, अनुप्रिया पटेल जैसे लोगों के जाल से, संजय निषाद जैसे लोगों के जाल से, और असदुद्दीन गिरोह जैसे लोगों की जाल से। बहुत ही ये सुखद समाचार है। बात सही भी है। वो सभी हमारे आदरणीय भारतीय भाई बहन हैं। उनको सम्मान देना, उनको गले से लगाना, उनको भारतीय नागरिक की इज्जत देना, ये पूरे देश का फर्ज है, पूरे भारतीय समाज का फर्ज है। यही बात जो है भारतीय जनता दल सबको बता रहा है बराबर। और इसके साथ साथ हमारे शहीद आजम भगत सिंह का आदेश है कि जितने भी काले अंग्रेज हैं हमारे भारतीय समाज को जातिवाद के आधार पर, संप्रदायवाद के आधार पर, या सांप्रदायिकता के आधार पर, भाषावाद के आधार पर, प्रांतवाद के आधार पर, या ध्रुवीकरण जो है बहुत खतरनाक किस्म का वो ये यानी सांप्रदायिकता या संप्रदायवाद है या जातिवाद है, आधार पर इस समाज में विखंडन पैदा करके वोट और सत्ता हासिल करने की जो साजिश करते रहते हैं, ये सारे जो है वो काले अंग्रेजों का खात्मा करने का आदेश वो दिए हुए हैं हमारे शहीद आजम भगत सिंह। तो ऐसे यानी माने लोगों का खात्मा नहीं करना है,
उनकी इस प्रवृत्ति को, उनकी इस करतूतों को ख़त्म करना है। व्यक्ति से कोई विरोध नहीं है, उनकी करतूत, उनकी टेंडेंसी, उनकी प्रवृत्तियाँ। तो ये हो रहा है। एक अपेक्षा, जैसे कि हमारे इस्लाम, बहुत खुशी बात है, इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहन अब ये कहना शुरू किए हैं, सार्वजनिक रूप से कहना शुरू किया कि हम भारतीय हैं, और असदुद्दीन ओवैसी गिरोह को भी दिखा रहे हैं कि देखो हम भारतीय हैं, जो तुम कहते हो कि मुसलमान हैं वो हम नहीं हैं, भारतीय हैं। और इसके विषय में तो पहले भी भारतीय जनता दल ने बताया था कि मैंने खुद जो है एक मजमे को मैंने यही राष्ट्रभक्ति और भारतीय एकता की बात जो बताई थी, तो उसमें से एक इस्लाम आस्था वाला भारतीय भाई बोले, और जब मैंने इस जज्बे को पूरा काफ़ी समझ गए थे कि सब हम वो बात याद है कि मान मुलायम सिंह आते हैं, अखिलेश आते हैं, कहते हैं कि भाई मुसलमानों तुम कहाँ भटक रहे हो, और तुम मेरे पास आओ, तो तुम्हारे लिए हर सुविधाएँ हैं और दिल का खजाना मैंने खोला हुआ है। तो एक जो है, तो एक ने समस्या प्रस्तुत की थी, तो दूसरे जो ये भारतीय भाई हैं वो तड़ाक से जवाब उन्होंने कहा कि भाई हम मुलायम सिंह से भी कह देंगे कि हम मुसलमान नहीं हैं, हम भारतीय हैं। आज यही कहने की बहुत आवश्यकता है कि हम मुसलमान नहीं हैं, हम भारतीय हैं। हम राजभर नहीं हैं, हम भारतीय हैं। हम पासी नहीं, हम भारतीय हैं। हम खट्टिक नहीं, हम भारतीय हैं। हम नाई नहीं, हम भारतीय हैं। हम ठाकुर राजपूत क्षत्रिय नहीं, हम भारतीय हैं। हम ब्राह्मण नहीं, हम भारतीय हैं। हम यादव नहीं, हम भारतीय हैं। हम व्यापारिक नहीं, भारतीय। लेकिन इसका दिखावा नहीं करना है, इसका पाखंड नहीं करना है। जरूरत है तो इसका एहसास और जो है, और इसको माने उनको एहसास दिलाना है, एहसास करना है, एहसास दिलाना है, पाखंड नहीं करना। तो बहुत सुखद, हमारे मुल्क को इसी दिन का इंतजार था कि लोग इस जज्बे में लोग इकट्ठा हों। देखिए, बिखराव की राजनीति और बिखराव के षड्यंत्र जो है कब से चल रहे हैं। सन 1857 जो हमारी प्रथम प्रमुख स्वतंत्रता का जो संग्राम था, और उसमें हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों और हमारे हिंदू सनातन आस्था वाले भारतीय भाई बहनों ने मिल करके वो स्वतंत्रता का प्रथम की जो लड़ाई थी, जो संघर्ष था, उसका अंजाम दिया था। थोड़ा विफल जरूर हो गया, इसलिए कि थोड़ी सी बुद्धि का प्रयोग नहीं किया गया अलग अलग तिथियों में। हालांकि तिथि तय थी, लेकिन कुछ लोग उसका ख्याल नहीं किए, वो आगे ही कर दी। जैसे मंगल पांडे जो मेरठ से वो आगे करती है, तो इसीलिए जो है वो कामयाब नहीं हो पाया। लेकिन असली कामयाबी थी कि हमारे हिंदू सनातन आस्था वाले भारतीय भाई बहनों और हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के समाज से जो वो क्रांतिकारी और अमर शहीद आए उसमें शामिल हुए, इससे जो है उनको बीच में बहुत बड़ी एकता स्थापित हुई। तो बताया गया था कि बरेली से बख्त खान थे, और फैजाबाद से मौलवी वो अहमदुल्ला थे, नाना साहब के जो सहायक थे मौलवी अजीमुल्ला खान थे, लखनऊ से बेगम हजरत महल थी, मंगल पांडे थे यहाँ से मेरठ से, कुंवर सिंह थे आरा बिहार से, तात्या टोपे, रानी लक्ष्मीबाई, पूरी एकता थी। कुछ हमारे इस देश के गद्दारों ने गद्दारी भी की, हमारे जो वीरांगना और अमर शहीद रानी लक्ष्मीबाई के साथ, ये भी बात सही है। लेकिन जो
ठीक है कामयाब नहीं हुआ, लेकिन इसमें बहुत कामयाब हुआ कि हमारे हिंदू सनातन आस्था वाले भारतीय भाई बहनों, यानी जिसको आप हिंदू कहते हैं, और हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों तथा जिसको आप मुसलमान कहते हैं, इसमें एकता चरम सीमा पर, क्लाइमैक्स पर, शबाब पर थी। तो अंग्रेज जो कि इस देश में हुकूमत कर रहे थे और जो उनकी मंशा जो है आगे भी हुकूमत करने की थी, उन्होंने देखा कि ये जो हिंदू मुस्लिम एकता है वह इनकी हुकूमत कायम करने के रास्ते में सबसे बड़ा रोड़ा है। और देश में कुछ कट्टरवादी ताकतें थीं जो कि अपनी कट्टरवादिता की सोच से भी इस भारतीय समाज पर कब्जा करना चाहती हैं हमेशा। वो भी अंग्रेज़ों के साथ थी। तो इन दोनों ने मिल करके हिंदू मुस्लिम एकता को तोड़ने के लिए कई साजिशें की गई और कई संगठन जो है वो बनाए गए। पहला संगठन जो बनाया गया और उसके कई खतरनाक रोल थे, वो था कांग्रेस 1885 में। दूसरा संगठन मुस्लिम लीग 1906 में। तीसरा 1921 या 22 में हिंदू महासभा। चौथा 1925 में आरएसएस। ये सब के सब जो है हिंदू मुस्लिम एकता को तोड़ने के लिए ये सब संगठन बने। और अंग्रेजों ने जो पहली चाल चली, इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 और इंडियन काउंसिल 1909, जिसमें इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के लिए एक सेपरेट इलेक्टोरेट, माने अलग से मतदाता मंडल की व्यवस्था थी, उसको इसी कांग्रेस ने बिल्कुल वैसे ही मान लिया। और वहीं से 1909 से ही जो है पाकिस्तान की नींव जो है डाली गई इस कांग्रेस के द्वारा। तो कांग्रेस तो हमेशा जो है इस देश को तोड़ने वाली और हिंदू मुस्लिम एकता को भी तोड़ने वाली। और बाकी तो जो उसका रोल था सेफ्टी वाल्व का, यानी अंग्रेजी सरकार के प्रति सेफ्टी वाल्व, या उसको शुद्ध हिंदी में कहेंगे मुखबिरी और दलाली। तो मुखबिरी और दलाली थोड़ा सा कहने में उतना अच्छा नहीं लगता, भद्दा लगता है। तो सेफ्टी वाल्व, और सेफ्टी वाल्व की बात उसे जीएनपीसी के जो करानी हिस्टोरियंस हैं, चाटुकार इतिहासकार हैं, वो भी इस बात को कबूलते हैं कि इस तरह का तोहमत एलिगेशन आरोप जो है वो कांग्रेस के ऊपर लगता था। तो आरोप नहीं, वो हकीकत थी। सेफ्टी वाल्व तो खैर मैंने एक मुलम्मेदार अल्फाज है, लेकिन असली भूमिका उसकी थी मुखबिरी और दलाली का जो है अंग्रेजी सरकार के साथ। लेकिन वो मुखौटा बनी थी कि आज़ादी की लड़ाई हम लड़े, और इसी मुखौटे के साथ दहाड़ती है जो बीजेपी के आगे, तो बीजेपी वाले भीगी बिल्ली बन करके भागते हैं। ये देखिए, इसलिए कि बीजेपी वाले कभी नहीं चाहते हैं कि ये कांग्रेस जो है असली रूप में बेनकाब हो, उसके चेहरे से, यानी ये सब जो नकली पर्दा हट करके वो असली यानी कितना खतरनाक है उस रूप में आया है। बीजेपी की ये साजिश है, बहुत ही खतरनाक साजिश। जीएनपीसी के सारे पापों को ढकने वाली बीजेपी इस देश की सबसे बड़ी शत्रु बन गई है। देश इसको बर्दाश्त नहीं करेगा। आज विकास का सौगात देने वाले, देखिए बीजेपी वाले मोदी जी भूल जाते हैं इससे बड़ा विकास जो है उन अंग्रेजों ने किया हुआ है पूरे देश में। जबकि कुछ नहीं था तो रेलवे का नेटवर्क बिछाया, इतनी बिल्डिंगें वो बनाए। जो ये राष्ट्रपति भवन है, ये वायसराय हाउस था, ये अंग्रेजों का बनाया हुआ है, बहुत कुछ बनाया। तो विकास वो भी करके गए, ऐसी बात नहीं है। लेकिन उस देश के वो इस देश के नहीं हुए, उस देश के दुश्मन ही थे। तो विकास के आधार पर
यदि ये साबित करें कि ये देश के हो गए बीजेपी के लोग मोदी जी, तो बीजेपी और मोदी जी भूल जाएं। किसी भी दल को, चाहे मोदी जी हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे मैं खुद या मेरा भारतीय जनता दल या कोई पार्टी, वो इससे परखी जाएगी कि वो समाज को क्या दे रहा है। समाज को भारतीय समाज को जो सबसे आवश्यक चीज़ है वह है एकता। आज भारतीय एकता के लिए भारतीय जनता दल हमारे उन्हीं अमर शहीदों से, हमारे आदरणीय राष्ट्रभक्त शिरोमणि नेताजी सुभाष चंद्र बोस, शहीद आजम भगत सिंह और बाबा साहब ने भी जो हमारे उस पिछड़े भारतीय भाई जो कि शोषित थे, उनको उत्थान के लिए जो काम किया, वो भी एक बहुत बड़ा त्याग है। तो बाबा साहब और हमारे अमर शहीद चंद्रशेखर आज़ाद, हमारे अमर शहीद अशफाकुल्ला, हमारे अमर शहीद खुदीराम बोस कहाँ के थे? मुजफ्फरपुर बिहार के। उनका नाम तो और भी ऊंचा है और भी अनुकरणीय है। क्यों? सबसे कम उम्र के 12 वर्ष में, 12 वर्ष के बच्चे में ये जज्बा देखिए, देश के लिए जान देना, ये देश को सीखना चाहिए। खुदीराम बोस मुजफ्फरपुर बिहार के, सुब्रमण्यम भारती तमिलनाडु से, श्रीमती और अमर शहीद श्रीमती रानी लक्ष्मीबाई, अमर शहीद श्रीमती रानी चंद्रिमा कर्नाटक से, और श्रीमती रानी गडेलियू नागालैंड से। तो हमारे मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों से अमर शहीदों ने अपने इस देश की आज़ादी के लिए अपनी जानें दी, अपना प्राण से सब कुछ सर्वस्व न्यौछावर किया भारत माता की बलवेदी पर, हमारी आपकी आज़ादी के लिए, इस मुल्क की आज़ादी के लिए। तो उन्हीं की प्रेरणा से और सौभाग्य से हमारे परम राष्ट्रभक्त और परम विद्वान डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और उसी प्रकार हमारे परम राष्ट्रभक्त और परम विद्वान हमारे बाबा साहब आम्बेडकर इत्यादि अन्य महापुरुषों के द्वारा बनाए गए भारत के संविधान के आदेश, वो आदेश या निर्देश कि हमारी ये पहचान क्या होनी चाहिए, क्या है, वो अपने प्रस्तावना के जरिए, प्रेमबुल के जरिए क्या कहता है? हम भारत के लोग, तो सारी बात खत्म हो गई कि हम हिंदू हैं, मुसलमान हैं। संविधान का आदेश यही है। तो संविधान के आदेश के अनुसार और हमारे वो जो अमर शहीद जिनका अभी नाम लिया गया है, यानी सारे देशवासियों को भारतीय होने का परिचय, एहसास और आचरण व्यवहार कराने के लिए ये मुहिम जो है भारतीय जनता दल छेड़ा हुआ है। अब देखिए, जब से ये भारतीय जनता दल सभी भारतीय भाई बहनों के बीच में भारतीयता आधारित एकता का अभियान छेड़ा हुआ है और हमारे भारतीय भाई बहन इसमें शामिल हो रहे हैं, तो ये समाज को विखंडित करने वाली ताकतें अब इकट्ठा हो रही हैं भारतीय जनता दल के खिलाफ। क्या क्या पट्टी बढ़ा रही हैं। शरद पवार वो इसको बुलाया था प्रशांत किशोर को कि इस भारतीय एकता का तोड़ निकालो। सुना है कि वो जो राहुल गांधी प्रशांत किशोर को नियुक्त किया है कि भारतीय एकता का तोड़ निकालो, और कितने लोग जो है वो भारतीय एकता का तोड़ निकाल रहे हैं। हम या भारतीय जनता दल अपने आदरणीय भारतीय भाई बहनों के माध्यम से इन बुद्धिमान लोगों से पूछना चाहते हैं कि आप बताइए कि भारतीय एकता का तोड़ क्या हो सकता है, बताइए ना। ये बता दें कि आखिर भारतीय एकता का तोड़ वो क्या हो सकता है और क्या तोड़ वो निकालेंगे। दुष्प्रचार उनके जो बीजेपी के छुटभैये हैं, दुष्प्रचार कर रहे हैं कि ये जो यूट्यूब वाले सर हैं उनका वीडियो मत देखो। इतने बात कर सकते हैं, और लेकिन क्यों नहीं देखो, इसका जवाब उनके पास नहीं है।
भारतीय जनता दल तो भाई उन लोगों से भी कह रहा है कि आप भी इस देश के आदरणीय भारतीय नागरिक हैं और भारतीय जनता दल आपकी भी इज्जत करता है, बशर्ते आप उन आदतों को छोड़ दीजिए। जो विखंडनकारी ताकतें हैं, जो उनके लिए आप जो है दुष्प्रचार कर रहे हैं, उन आदतों को छोड़ दीजिए। उससे तो आप आदरणीय हैं, सभी लोग आदरणीय। भारतीय जनता दल के सभी जो हमारे देशवासी परम आदरणीय हैं, यह खुदा हैं हमारे लिए, ईश्वर हैं। लेकिन वो तत्व यदि इसमें जो विखंडन पे जो है वो पता करना चाहेंगे, वो भारतीय जनता दल के लिए परम शत्रु हैं, हमारे भारतीय समाज के लिए शत्रु हैं और हमारे देश के सबसे बड़े दुश्मन। इसीलिए भारतीय जनता दल बराबर वो चेता रहा है कि जितनी भी ये ताकतें हैं, मैंने बीजेपी हो, जीएनपीसी, गांधी नेहरू परिवार, चंद्रा चौकड़ी काकस हो, जब वाम दल हो, और जितने भी समाजवादी बहुजन समाज पार्टी, आरजेडी, जेडीयू, टीएमसी और जेडीएस, शिवसेना और एनसीपी, अकाली और टीडीपी, डीएमके, जितने भी समाज में विखंडन पैदा करके वोट सत्ता हथियाने की जो साजिश कर रही हैं, इन सबों ने इस साजिश का नाम दे रखा है राजनीति। तो मिसनामर है वो। ये सारी शक्तियां जो है इस देश के शत्रु हैं। और ये शब्द जो है भारतीय जनता दल अपने आप नहीं कर रहा है। हमारे शहीद आजम भगत सिंह ने, जब वो 24 वर्ष की अवस्था में उनको फांसी लगी है, क्या उनकी दूरदृष्टि थी, क्या उनकी सोच थी, वो किस जज्बे से उन्होंने खुशी खुशी जो है वो फांसी के फंदे को चूमा था। आज पूरे देश को चाहिए कि इस जज्बे को सलाम करे और उनके इस आदेश का पालन करे कि इस सारे जो है काले अंग्रेजों का खात्मा करके दूसरी आज़ादी, जो वास्तविक आज़ादी लाने के अभियान में वो भागीदार बने, हिस्सेदार बने, जिम्मेदार बने। और इसके लिए भारतीय जनता दल कह रहा है कि इसके लिए कोई आपको आंदोलन नहीं करना है। जो भी करना है वो मानसिक आंदोलन। आपको झंडा लेके कहीं दौड़ना नहीं है, आपको कहीं धरना प्रदर्शन नहीं करना है, कोई कहीं भीड़ भी वो इकट्ठी नहीं करनी है। सारी ताकत आपकी मन की है। मन से सीधे ईवीएम मशीन। इसी को कहते हैं वेलवेट रेवोल्यूशन, शांतिपूर्ण आंदोलन। ये करके दिखाना है। तो अभी भी कुछ तबकों से इस सुखद प्रतिक्रिया आना बाकी है। तो जिस प्रकार हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के समाज से हमारे भारतीय भाई बहन आगे आकर के असदुद्दीन ओवैसी की असलियत का उनको आईना दिखा रहे हैं, उसी प्रकार भारतीय जनता दल का हमारे हिंदू सनातन आस्था वाले भारतीय भाई बहनों से वैसा ही निवेदन है कि आप इकट्ठे होकर के जो ये खतरनाक जो तत्व है, यह तत्वों का जो गिरोह है, पुष्पेंद्र कुलशेष गिरोह, इसको भी आईना दिखाइए। आप पीछे मत रहिए, आपको पीछे नहीं रहना है। जो है पुष्पेंद्र कुलशेष गिरोह को भी जो है आईना दिखाना, जो कि लगातार हिंदू मुस्लिम और तो ये गिरोह तो इतना शातिर है कि बस नाम मात्र को वो नाम लेगा, वो नेहरू की जो है बस नाम मात्र को, और कुछ इंदिरा की। ये तो बड़ी शातिराना ढंग से, बल्कि नेहरू के इंदिरा के राजीव के पापों को ढकने का यानी बहुत ही शातिराना वो उपाय जो है वो मैंने तरीके या हथकंडे अपनाए हुए हैं। इसका तो जो पुष्पेंद्र कुलशेष गिरोह है, इसके कारनामे तो और वो खतरनाक हैं। एक तो कुछ इधर उधर की बात करके फिर वो हिंदू मुस्लिम के गड्ढे में ही गिर जाते हैं। जब ये
बात खत्म हो गई भाई कि अब इस देश में न कोई हिंदू है न कोई मुस्लिम है, सभी लोग भारतीय हैं। आस्था आपकी व्यक्तिगत है, व्यक्तिगत को आप जातीय तौर पर व्यक्तिगत रूप में आपको घर के अंदर निभाना है। तो फिर हिंदू मुस्लिम के तो फिर हिंदू मुस्लिम की बात कहाँ रही? और हिंदू मुस्लिम एकता की बात करना भी जो है वो बेमानी है। एकता भारतीयता की है, एकता जो है हिंदू मुस्लिम की नहीं है, एकता भारतीयता की। इसलिए कि हमारे वो भी भारतीय भाई बहन है और ये भी भारतीय भाई बहन है। ये इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहन है, वो हिंदू सनातन आस्था वाले भारतीय भाई बहन है। तो एकता भारतीयता की है, हिंदू मुस्लिम की नहीं है, क्योंकि हमारी पहचान हम भारतीय हैं। तो हमारे हाँ ये बात हो रही थी इसकी, पुष्पेंद्र कुलशेष जैसे लोग, ये बहुत ही खतरनाक, ये नेहरू और इंदिरा के पाप को छिपाने के लिए, राजीव के पाप को छिपाने के लिए एक नई थ्योरी जो है वो गढ़ दिया है, गढ़ रहे हैं कि ये जितने भी ये इस तरह के पाप हैं वो सोनिया गांधी के मत्थे मरने की। अब सोनिया गांधी ये नहीं कि सब पाप है, वो भी उसी वातावरण की होगी, लेकिन सारा पाप कि जब से सोनिया गांधी आई है तो उसने जो है वो अपने देवर संजय गांधी को मरवा दिया, फिर अपने पति जो है वो फिर अपनी सास वो इंदिरा गांधी को मरवा दिया, फिर अपने पति जो है वो राजीव गांधी को मरवा दिया, राजेश पायलट को मरवा दिया, माधवराव सिंधिया को मरवा दिया। ये सब बातें, ताकि ये पूरा ध्यान, ताकि नेहरू ने क्या गद्दारी किया, जो देश बांटने का वो तो यानी इतिहास जब तक ये भारत रहेगा, भारत इतिहास रहेगा, वो भूल नहीं सकता। पूरे इतिहास में इतनी बड़ी जनहानि, 25 से 30 लाख लोगों का मारा जाना, यह देश और देश का इतिहास जब तक भारत जिंदा रहेगा भूल नहीं सकता इस गद्दार नेहरू को। उसके पाप को ढकने के लिए ये जो पुष्पेंद्र कुलशेष गिरोह है, ये इस तरह की साजिश कर रहा है। और यही नहीं, मैंने देश को बांटना और पाकिस्तान बनाना, जैसा बता भाई माना कोई जैसे कि हमसे जो वो नेपाल भी मिलना चाहता था और भी लोग मिलना चाहते थे, तो कोई ऐसी बात नहीं है। वो भी भारत का हिस्सा है। भारत से अलग जो है वो श्रीलंका भी हो गया, सब लोग हो गए। लेकिन पाकिस्तान जो काट के निकाला गया, वह भारत के खिलाफ, यानी भारत से दुश्मनी करने के लिए, भारत को नुकसान पहुंचाने के लिए, भारत को दुख दर्द देने के लिए, भारत विरोधी अंतर्राष्ट्रीय साम्राज्यवादी ताकतों के द्वारा इस्तेमाल होता है। भारत हमेशा जो है अमेरिका के द्वारा, अमेरिका ने हमेशा इसको पैसा दिया, रुपया दिया, हथियार दिया भारत के खिलाफ। सन 65 की लड़ाई लोग भूल गए हैं। अब इस पर तो बहुत दिन हो गया, 35 और 21 मैंने 35 और 21 और मैंने करीब 56 साल हो गए उसको। पैसे की लड़ाई में वो अमेरिका बोला था, एक पैटर्न टैंक दिया था, बोला था यह दुनिया में बिल्कुल अजेय है, इनविंसिबल है। और किसको दिया था? इस पाकिस्तान को। और उसको सुनकर के बहुत इतरा गया कि अब तो सीधे वो अरे उसके जो पाकिस्तानी सैनिक बोलते थे, अब तो हम जामा मस्जिद में ही जो है वो नमाज पढ़ेंगे। भारत की सरकार, भारत का जो है वो नेतृत्व, भारत की सेना दहल गई थी, क्या करें। लेकिन फिर भी शास्त्री जी ने बड़ी हिम्मत से, और उसमें जनरल थे हमारे जयंती नाथ चौधरी, और जयंती नाथ चौधरी को पूरी छूट दी कि चौधरी साहब अब देश की सुरक्षा अब आपके हाथों में। और उन्होंने, जयंती नाथ चौधरी ने जो पूर्व के जो जनरल थे उनसे सलाह लिया। जनरल करियप्पा, जनरल थिम्मैया, ये बहुत मशहूर किस्म के जनरल रहे हैं। तो उन्होंने बताया कि अरे टैंक चाहे कितना भी मजबूत न हो, कितना भी मजबूत क्यों न हो,
उसका कुछ ये पोर्शन जो है वो कमज़ोर रहता ही है उसके वो डिजाइन या कंपल्सन के अनुसार, तो वहीं पर अटैक करना है। तो खैर जब पहली खेप चली इसकी पैटर्न टैंक की, तो हमारे जयंतीनाथ चौधरी ने अपने भारतीय सैनिकों को भारतीय सैनिक के शरीर में वो बारूद माने बांध करके लिटा दिया, और जब पैटर्न टैंक गुजरा बारूद फटा अंदर से, तब वो जो है वो पैटर्न टैंक जो है ध्वस्त हुआ और पहली खेप रुकी, तो सांस में सांस आई। तो इतनी हिम्मत का परिचय दिए थे हमारे लाल बहादुर शास्त्री, और हमारे वो उसमें के जनरल थे जयंतीनाथ चौधरी, जयंत चौधरी। ये त्याग है, इसकी तरह गद्दार की तरह नहीं। 62 की लड़ाई के अब जिसने एक सुई तक नहीं बनाया, हमारे सैनिक 62 की लड़ाई में निहत्थे मारे गए। इतना बड़ा गद्दार था ये नेहरू, और अपने देश की खुद 42,000 वर्ग मील ये लद्दाख माने लद्दाख की ज़मीन या भारत की ज़मीन जो है वो चीन के हाथों दे दिया इस गद्दार नेहरू ने। आज उसी गद्दार खानदान का ये गद्दार जो है राहुल, चीन के पक्ष में चीन से पैसा लेकर के क्या क्या गद्दारी कर रहा है मोदी जी के जो है वो शासनकाल में। सवाल यह है कि मोदी जी के द्वारा आखिर ये गद्दार राहुल गांधी को भारत के खिलाफ गद्दारी का कब तक ये देश झेलता रहेगा, और कब तक ये मोदी जी को जो है वो ये देश झेलता रहेगा कि यह जो है गद्दार राहुल गांधी को देश के खिलाफ गद्दारी करते रहे। मतलब कि ये दिमाग जो है किसी भी देशभक्त का बिल्कुल जो है वो माने क्या कहते हैं कि बॉयल करता है, झन्ना गया। अब ये इसने सुना कि फिर झूठ बोला कि चीन ने जो पूरा वो लद्दाख ले लिया। असल बात है इसके झूठ बोलने पर कोई अंकुश नहीं है। मोदी जी इस गद्दार को सारी सुविधाएं, हमारे जो गरीब भारतीय भाई बहन हैं वो तो चाहे कोरोना हो चाहे यो हो वो मर जा रहे हैं। उनको भोजन के लाले पड़े, तो भले ढिढोरा पीटे कि हमने इतनी वैक्सीन भेज दी, फलाने फ्री भेज दिया, राशन भेज दिया। ये सब जो है वो ढिढोराबाजी, इससे बढ़िया जो है वो ढिढोराबाजी कांग्रेस भी करती थी। लेकिन क्या अंजाम हुआ हमारे गरीब भारतीय भाई बहनों के साथ? अंजाम क्या हुआ? वो गरीबी रहे। और कितनी बेहया किस्म की है ये एनपीसी जो है, गरीब की माला जपती रही 70 सालों तक, और गरीब को हमारे देश के गरीब मजलूमों को किस हालत में रखा कि उनसे गड्ढे खोदवाए। कितनी बेशर्म किस्म की। अरे कोई भी देश होता तो उनको उस स्थिति से बाहर निकाल करके प्रतिष्ठित करता और उनको इज्जत बख्शता। लेकिन कितनी बेशर्म और ये एनपीसी है कि उनसे गड्ढे आज भी वो खुदवा रही है। इस देश को शर्म आनी चाहिए कि हमारे उन भारतीय भाई बहनों का जीवन सुधारने के बजाय, उनका जीवन स्तर उठाने के बजाय आज भी ये उस मनरेगा पर ये तमगे लूटती है। वो एक शर्मनाक जो है वो मिसाल है कि किन हालातों में हमारे भारतीय भाई बहन गरीब की माला जपने वाले उनको यानी किन हालातों में रखे हुए हैं। अरे यही जेएनपीसी गांधी नेहरू परिवार चांडाल चौकड़ी काकस जो है हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों को बीजेपी और आरएसएस को दिखा करके हमेशा डरवाती रही, जो है वोट के लिए इस्तेमाल करती रही, वोट बैंक की तरह वो इस्तेमाल करती रही। और क्या इसके नेता बोलते रहे कि ये मुसलमान यदि गटर में रहना चाहें तो गटर में ही रहें, इनको गटर से बाहर निकालने की जिम्मेदारी कांग्रेस की नहीं है। और उसी जेएनपीसी का एक इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के समाज वाला नेता था वो सलमान खुर्शीद।
उसने कबूला था कि कांग्रेस के हाथ मुसलमानों के खून से रंगे हैं, लेकिन फिर भी वो भैया देखिए ये बोल भी रहा है कांग्रेस के खिलाफ, और कांग्रेस में है भी, कोई उससे पूछता भी नहीं है कि तुम जब ये बोल रहे हो कि भाई कांग्रेस के हाथ जो है मुसलमानों के खून से रंगे हैं, तब तो फिर उसी कांग्रेस में क्यों है भैया? लेकिन सब भैया हैं और पब्लिक ठीक से पूछती नहीं है। पब्लिक ये जागरूक हो तो सलमान खुर्शीद जैसे लोगों का मुंह नोच ले वो। और सच्चर कमेटी की रिपोर्ट वो बिल्कुल एक तगड़ा आईना है इस जीएनपीसी के लिए कि जिस इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों कि बुते आपने सत्ता का भोग किया 70 सालों तक जो है, और सत्तासीन रहे और देश को लूटते भी रहे, उसको आपने किन हालातों में रखा? सच्चर कमेटी की रिपोर्ट आज ना आती तब तो ये बहुत हाँकते, लेकिन धन्य मनाइए। और इस सच्चर कमेटी को इन्हीं सब ने गठन भी किया। एक राजेंद्र सच्चर थे दिल्ली हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस, उन्हीं की अध्यक्षता में ये कमेटी बनी थी। उन्होंने दिखाया कि हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों का समाज, कुछ अपवादों को छोड़ दीजिए, वह इस देश में सबसे गरीब, सबसे बेरोजगार, सबसे जो है अशिक्षित, और कहीं कहीं तो जो है हमारे पिछड़े भारतीय भाई बहनों से भी हाल तो उसकी बदतर है। और वहीं पर ये जीएनपीसी वाले कहते हैं तुम आबादी बढ़ाओ, और उनको धमकाते हैं ये तुम आबादी नहीं बढ़ाओगे तो बाहर से हम बुलाएंगे, बांग्लादेश से बुलाएंगे, बर्मा से बुलाएंगे, रोहिंग्या को बुलाएंगे और यहीं पे बसाएंगे, सारे कागजात जो है बनवाएंगे। और ऐसा किया भी, बुलाया भी, घुसपैठ भी कराया, और सारे जो फर्जी कागज भी वो बना दिए। क्या करेंगे ये अमित शाह, मोदी जी, एनआरसी फनआरसी सब बेकार हो जाएगा। अरे एनआरसी लागू करने के पहले इस देश का जो अभिशाप है, ये 3 अभिशाप सबसे बड़े हैं, राहुल, सोनिया, प्रियंका, इसका पहले इंतजाम कर दीजिए अमित शाह, मोदी जी, तब बात करिए एनआरसी की। और इसके पहले भी भारतीय अवाम ताकत दल ने कहा सबसे पहले जो है इसी से गद्दार राहुल गांधी का, गद्दार सोनिया गांधी का और गद्दार प्रियंका गांधी का वो नार्को टेस्ट, पॉलीग्राफ टेस्ट और साइको टेस्ट करा करके, ताकि इनके मंसूबा क्या पाला है भारत के खिलाफ, वह देश को जाना चाहिए। तो ये मंसूबा जानने के बाद और पूरा डाइवर्ज करके पूरे देश को बता करके और तीनों के एक ही कार्टून में पैक करके इटली भिजवाइए मोदी जी। तो आपको जो करना आप एनआरसी लागू करिए, वो करिए, और सारी समस्याएं, माने देश की कम से कम 90% समस्याएं अपने आप हल हो जाएंगी। और इसी प्रकार सीताराम येचुरी, डी राजा, प्रकाश करत, इनका भी इसी प्रकार जो है वो पॉलीग्राफ टेस्ट, साइको टेस्ट और नार्को टेस्ट करा करके इनके भी मन में पल रहे भारत के खिलाफ मंसूबों की जानकारी लेना बहुत जरूरी है। इनको पैक करके बीजिंग भिजवाइए, देखिए देश में यानी कितनी शांति आती है। सारे जो है जो बोलते हैं कि भाई कि इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के समाज के यहाँ हो गया, वहाँ हो गया है, तो हम दिखाते हैं सब शांत हो जाएंगे, बिल्कुल देश में शांति आ जाएगी। तब ये पुष्पेंद्र कुलशेष भी गायब हो जाएगा, पुष्पेंद्र कुलशेष गिरोह भी गायब हो जाएगा। पुष्पेंद्र कुलशेष गिरोह तभी तक है जब तक ये जीएनपीसी जिंदा है। पुष्पेंद्र कुलशेष गिरोह तभी तक है जब तक ये वामदल वाले हैं। तो वामदल की शक्तियाँ और जीएनपीसी की शक्तियाँ जो समाप्त हो जाएंगी तो पुष्पेंद्र कुलशेष गिरोह अपने आप जो है वो क्रम्बल, इट विल क्रम्बल अंडर इट्स ओन वेट, अपने ही भार से वो भरभरा के गिर पड़ेगा। कौन? पुष्पेंद्र कुलशेष गिरोह। और उसी के साथ उसका जो जोड़ीदार है असदुद्दीन गिरोह,
वो भी अपने आप जो है गिर पड़ेगा। तो मोदी जी ये करिए कि ये राहुल, सोनिया और प्रियंका का पॉलीग्राफ टेस्ट, नार्को टेस्ट और जो है साइको टेस्ट करा करके ताकि इनके मन में पल रहे, भारत के खिलाफ मंसूबों का पता हो सके और देश को बताइए। और तब इनको एक ही कार्टून में पैक करके इटली भिजवाइए। उसी प्रकार जो है प्रकाश कारत, डी राजा, सीताराम येचुरी इत्यादि को पैक करके बीजिंग भिजवाइए। देखिए देश के लिए यानी क्या एक माहौल बनता है सुकून का। लेकिन आप ऐसा नहीं करेंगे क्योंकि आपकी रणनीति तो इन सारे देश के दुश्मनों को पाल के रखने की। इसलिए आपकी और बीजेपी वालों की साथ साथ जो पीछे पीछे लगी हुई है आरएसएस, देश के खिलाफ बहुत बड़ी साजिश है और देश के साथ बहुत बड़ा द्रोह है। आप ऐसा नहीं करेंगे, ये तो मालूम है, क्योंकि आपको सत्ता चाहिए और किसी ने आपको पट्टी पढ़ाया हुआ है कि इन्हीं को दिखा करके ही जो है यानी वोट या चुनाव का माहौल बीजेपी के पक्ष में बन सकता है। इसलिए इन देश की खतरनाक ताकतों को आप कभी मैंने जो है आप उनको समाप्त करने की मंशा आपकी कभी नहीं, लेकिन देश चाहता है, देश को आवश्यकता है कि जो है ये ताकतें, खतरनाक ताकतें, इनका विनाश हो। इसीलिए आपकी पार्टी का भी विनाश होना बहुत जरूरी है। ये भी देश देख रहा है। जितने भी आपके सोशल मीडिया के जो एक्टिविस्ट हैं वो टुकड़ों में, अब जैसे एक एक्टिविस्ट मैंने देखा गया था, वो बता रहा था कि राजदीप सरदेसाई का बोला था कि वो गया था वहाँ अमेरिका में और वो मोदी जी के खिलाफ भड़काने के लिए जो अमेरिकन जो इंडियन अमेरिकन जो सेटल हो गए हैं। अरे भाई बीजेपी वाले और मोदी जी एक जो है राजदीप सरदेसाई के खिलाफ वो बुलवाने से क्या होगा। भारतीय जनता दल एक लंबी लिस्ट बताया, भारतीय जनता दल ने एक लंबी लिस्ट बताया। रवीश कुमार से शुरू होता है, रवीश कुमार, निधि राजदान, निधि कुलपति, मनोरंजन भारती, संकेत उपाध्याय, श्रीनिवास जैन, संदीप चौधरी, मानक गुप्त, अभिसार शर्मा, पुण्य प्रसून वाजपेयी और ये विनोद दुआ और आशुतोष, बरखा दत्त, शेखर गुप्त, और ये प्रभु चावला और आरफा खानम, राहुल कंवल, अजीत अंजुम, सौरभ द्विवेदी, राणा अयूब, स्वरा भास्कर, आलोक जोशी, अशोक वानखेड़े, शरद प्रधान, अंशुमान तिवारी, मुकेश कुमार, राजदीप सरदेसाई और ये विनोद शर्मा, उर्मिलेश, ये तमाम हैं। और हाँ, और वो एन राम, सिद्धार्थ वरदराजन, इसी तरह से और भी पत्रकार हैं। और हाँ, एक विनोद अग्निहोत्री, ये भी है। और कुछ छुटभैया किस्म के कुछ वो मीडिया हैं, द वायर, कारवां, द प्रिंट, द क्विंट, ये हैं तो छोटे लेकिन इनके कारनामे बड़े खतरनाक हैं। ये भारत विरोधी अंतर्राष्ट्रीय साम्राज्यवादी ताकतों के मीडिया के साथ मिलकर के भारत के खिलाफ हमेशा कोई न कोई खुराफात, कोई साजिश जो है वो रखते रहते हैं। ये चार जो है, द प्रिंट, द क्विंट, कारवां और द वायर, ये सारी देश विरोधी शक्तियां जो हैं या तंजीमें या संगठन जो है,
भारत के खिलाफ हमेशा सक्रिय हैं। मोदी जी के शासन के अधीन, मोदी जी के संरक्षण में, मोदी जी के तत्वाधान में, उनके पेट्रोनेज और प्रोटेक्शन में दुखड़ा देश के लिए यह है। देश, हमारे आदरणीय भारतीय भाई कदाप न देखें कि ये क्या रेवड़ी बांट रहे हैं। विकास के रेवड़ी बांटने से देश के प्रति भक्ति का प्रदर्शन नहीं होता है मोदी जी। इससे ज़्यादा विकास जो है, वो कई बार बताया गया और इस एपिसोड में भी बताया गया है, इससे ज़्यादा विकास अंग्रेज किए थे, लेकिन वो अंग्रेज कभी भी इस देश के नहीं हुए। जो है इस देश का नेतृत्व के लिए जरूरी है कि वह भारतीय समाज को क्या दे रहा है। पिछले एपिसोड में बताया गया था कि जहाँ सुमत है संपत्ति नाना, जहाँ कुमत है विपद निधाना। मोदी जी इसको जान लीजिए, हमारे महान संत, महान कवि और समाज सुधारक और सर्वोपरि कि हमारे प्रभु राम के अनन्य भक्त गोस्वामी तुलसीदास का कि ये चेतावनी है भारतीय समाज के लिए, इस देश के लिए कि जहाँ सुमत है संपत्ति नाना, जहाँ कुमत है विपद निधाना। इस चेतावनी को आप समझ सकिए तो इन्हीं आवश्यक शब्दों के साथ इस आवश्यक परिचर्चा को यहीं पर विराम दिया जाता है। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।